Hello students, in today's session we are going to complete Bayes theorem जिसे हम reverse probability theorem भी कहते हैं, and then random variable, probability distribution, mean, variance, standard deviation, everything related to random variable, and then at the end binomial distribution of probability with plenty of questions. ठीक है, let's just go ahead with Bayes theorem बेटा. और इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बेस्ट होता है let's begin with an example, उसको हम समझेंगे and then we'll write it down in a general way. ठीक है, for that let me take a question. A bag 1 contains 3 white and 5 red balls, and there is a second bag and it contains 4 white and 6 red balls. If a ball is drawn from one of the bags and is found to be red, then find probability that it is drawn from bag 2. ठीक, अब यहाँ अगर आप इसे समझें, if a ball is drawn from one of the bags and is found to be red, it is known that it is given that it is found that it is case of a conditional probability. और वहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे अगर मैं इसे इवेंट कंसिडर कर लेती हूँ टू बी E, that is ball drawn is red, and हमें जिसकी probability फाइंड करना है अंडर दिस कंडीशन दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, तो मैं इसे ले लेती हूँ आज इवेंट A1 विच इज बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1 एंड A2 बी द इवेंट दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2. ठीक, ये हो गया हमारे कंप्लीट थिंग, बिकॉज जब हम एक बॉल को ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली 2 बैग्स है, तो वन ऑफ द बैग वी आर गोइंग टू सिलेक्ट एंड फ्रॉम दैट बैग वी आर गोइंग टू ड्रॉ ए बॉल. ठीक है, तो हमारे पास इनिशियली जो बैग्स है वहाँ से 2 पॉसिबिलिटी थी, सिलेक्शन ऑफ ए बैग पहले होगा, फिर बैग से हम बॉल को ड्रॉ करेंगे. सो इट कैन बी बैग 1 और इट कैन बी बैग 2, एंड फ्रॉम देयर व्हाट फाइनली वी एंडेड अप गेटिंग इज ए रेड बॉल. ठीक है, ये हुआ टोटल वेज ऑफ रीचिंग टू द कंडीशन. फाइन, गिवन दैट दिस हैज हैपेंड, मतलब ये पूरा चीज हो रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैपेंड थ्रू बैग 2, मतलब हमें इस ब्रांच को वे करना है, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, कंडीशन नीचे आता है और दोनों का इंटरसेक्शन मतलब वो कंडीशन अचीव होने के प्रोसेस में जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है वो कहाँ ऑकर कर रहा है, राइट. मतलब इस ब्रांच की हमें प्रोबेबिलिटी लेना है विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल. ठीक है, अभी हम उसे डिटेल में लिख के देखेंगे, पहले हम इसे कंप्लीट करते हैं. हमारे पास 2 बैग्स है, क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बताया है कि बैग 1 एंड बैग 2 के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है. इन दैट केस दे आर इक्वली लाइकली, सो 2 बैग में से एक बैग का सिलेक्शन हाफ एज द प्रोबेबिलिटी. अब गिवन दैट वी हैव सिलेक्टेड बैग 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग टू ए रेड बॉल. तो बैग 1 के पास ये कंटेंट है, तो रेड बॉल दैट मीन्स 5/8, एंड बैग 2 में से रेड आने की प्रोबेबिलिटी है 6/10, राइट. सो टोटल वेज ऑफ रीचिंग टू द कंडीशन, मतलब ड्रॉइंग ए रेड बॉल, तो फर्स्ट ब्रांच से भी हो सकता है और सेकेंड ब्रांच से भी हो सकता है. टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया यहाँ, एंड जिस ब्रांच को हमें वे करना है उसको हमें न्यूमरेटर में रखना है, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2. सो बैग 2 वाला जो ब्रांच है दैट इज हाफ इंटू 6/10. हाफ को आप कॉमन लेके पूरी तरह से कैंसिल कर सकते हो, एंड देन रेस्ट यू कैन सिंप्लीफाई, दैट इज 6/10 अपॉन 5/8 प्लस 6/10, राइट. दिस इज द वे यू शुड फॉलो इन एनी MCQ क्वेश्चन. जब भी आपको टाइम बचाना है तो आप इसी तरह से लिखते हुए प्रोसीड कर जाएं. अब अगर हम इसे डिटेल में लिख के करना चाहें, इन दैट केस लुक एट, मैंने इसको E लिया है A1 A2. क्वेश्चन सेज फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 दैट इज A2 गिवन दैट E हैज ऑलरेडी ऑकर्ड. ठीक, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E लिया जाता है. E मीन्स बॉल ड्रॉन इज रेड, तो वो तो बच्चा टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया ना, क्योंकि एक पाथ से तो नहीं हो रहा, बैग 1 से भी हो सकता है और बैग 2 से भी हो सकता है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया डिनोमिनेटर में. लिख के देख लेते हैं. सो इज इट P of
A1 पहले हमने बैग 1 को सिलेक्ट किया, एंड देन probability of drawing a red ball given that bag 1 is selected plus probability of drawing the second bag, probability of drawing a red ball from the second bag given that we have chosen the second bag, right? ये आ गया। एंड बच्चा न्यूमरेटर में ये आना है, राइट? A2 एंड E में पहले A2 होता है ना, तो हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ा, तो इसमें P of A2 given that A2 has already occurred, probability of drawing a red ball from it। अब देखो इसे रिवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्यों कहा जाता है? A2 given that E has occurred, इसके कैलकुलेशन के लिए हम बिल्कुल इसका रिवर्स यूज कर रहे हैं। A2 has occurred, then what is the probability of E is happening, इसलिए इसे रिवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी कहा जाता है, ठीक है? अब अगर हम इसे जनरलाइज करें इस कॉन्सेप्ट को, तो समझना, लेट्स टेक द सैम्पल स्पेस इज डिवाइडेड इनटू n number of mutually exclusive and exhaustive events. Let me name these events to be A1, A2, A3 and so on. And event E is happening through multiple routes. जैसे अभी हमने देखा ना, बैग 1, बैग 2, तो दो सोर्सेस से वो हो रहा था, राइट हियर, बैग 1, बैग 2 एंड ड्राइंग ए रेड बॉल, फाइन। तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ सच पाथ्स आर देयर, पॉसिबल वेज आर देयर, देन इन दैट केस अगर क्वेश्चन ने आपको कहा गिवन दैट E हैज ऑलरेडी हैपन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैपन थ्रू A1, A2 या जो भी पूछा है, ठीक है? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E तो बच्चा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हो गया। सो दिस इज P ऑफ AI given that AI has occurred, what is probability of E happening under it, summation, and A1 intersection E के लिए P of A1 given that A1 has already occurred, what is the probability of E is happening, right? ये हो गया probability of A1 given that E has occurred, ठीक? लेकिन हमें इस तरह की राइटिंग की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में देखते हैं। B1, B2, B3 are 3 bags containing 4 white and 5 red, 5 white and 3 red and 2 white and 6 red balls respectively. A ball is drawn from one of the bags and is found to be red. Then what is the probability that it is drawn from bag 2 if the probability of selection of BI is proportional to I square? So situation एकदम clear है। First bag, second bag, third bag, इसके पास है 4 white and 5 red. Bag 2 has, बैग 2 के पास है 5 वाइट एंड 3 रेड एंड बैग 3 हैज़ 2 वाइट एंड 6 रेड बॉल्स, ठीक? अब ये इक्वली लाइकली नहीं है, हम अचीव क्या कर रहे हैं? ए बॉल इज ड्रॉन एंड इज फाउंड टू बी रेड, ए रेड बॉल, परफेक्ट। अब जो बैग का सिलेक्शन है वो इक्वली लाइकली नहीं है, क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ BI इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वेयर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैग 1 इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वेयर। तो अगर हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करें, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है BI का जो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो प्रोपोर्शनल टू I स्क्वेयर है, तो अगर मैं K एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करूं, देन दिस इज KI स्क्वेयर। सो आई एम गोइंग टू राइट इट एज K इंटू 1 स्क्वेयर। बैग 2 का जो सिलेक्शन है वो है 2 स्क्वेयर इंटू K एंड बैग 3 की प्रोबेबिलिटी, सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी 3 स्क्वेयर इंटू K। And we are clear one of the bag is selected, right? That means P1 plus P2 plus P3 या तीनों probability का जो summation है that is going to be 1. So it is 14K, that is 1. So K is 1 by 14. तो इसकी probability है 1 by 14, इसकी है 4 by 14 and this is 9 by 14, correct? अब selection of a red ball. Given that we have already selected bag 1, what is the probability of drawing a red ball? So that is 5 by 9 and here 3 by 8, रेड बॉल की बात हो रही है तो 6 by 8, फाइन। नाउ क्वेश्चन सेज गिवन दैट ए रेड बॉल इज सिलेक्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। तो हमें इस ब्रांच को न्यूमरेटर में रखना है और कंडीशन मतलब टोटल वेज ऑफ रीचिंग देयर को डिनोमिनेटर में रखना है। सो आंसर इज 4 by 14 इंटू 3 by 8 अपॉन 1 by 14 इंटू 5 by 9 प्लस 4 by 14 इंटू 3 by 8 प्लस 9 by 14 इंटू
6/8 और ये कैलकुलेशन आप खुद कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें बेटा, देयर इज ए वन और मोर ऑप्शन करेक्ट type of question with 4 options. It is given to a student whose probability of guessing is 1/3 and copying is 1/6 for any random question. If he copies, then probability of getting it correct is 1/2 and the student either guesses, copies or knows the answer. Given that he answered it correctly, what is the probability that he knew it? Given that he answered it correctly, what is the probability that he knew it? अब बेस थ्योरम के बारे में क्लियर आपको पता चल जाना चाहिए कि एक बच्चा मल्टीपल तरह से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है, या तो ही कैन गेस, ही कैन कॉपी और ही नोज इट। ठीक है, अब ये 3 रास्ते से हो रहा है एंड ए गिवन कंडीशन है, मतलब ये हो रहा है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैपेंड थ्रू ए पर्टिकुलर रूट। इमीडिएट अटेंशन जाना चाहिए बेस थ्योरम पे। अभी भी हम उसी तरह से डायग्रामेटिकली ही करना चाहेंगे। कोई भी क्वेश्चन दिया गया उस बच्चे को तो उसके पास है आइदर ही नोज इट और he copies it or he guesses it. Given that he has answered it correctly, correct आया उसका response। ठीक है, ये situation हमें पहले achieve करना है। तो देखते हैं, कोई भी question अगर उसे दिया जाता है, question says the probability of guessing is 1/3, so this is 1/3, copying is 1/6 और इन तीनों में से कुछ ना कुछ तो बच्चा करेगा ही, मतलब तीनों की probabilities का जो sum है वो 1 है। तो नोज की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1/3 प्लस 1/6। ठीक, ये है 2/6 तो 3/6 विच इज़ हाफ, 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ, सो ही नोज इट, प्रोबेबिलिटी इज 1/2। आगे बढ़ें, इफ़ ही नोज, अगर किसी को कोई चीज़ आती है तो उसे आंसर करने का और सही लाने का जो प्रोबेबिलिटी होगा दैट इज़ 1। ठीक है, अगर वो कॉपी कर रहा है तो डिपेंड करता है किससे कॉपी कर रहा है, उसके आसपास कैसे बच्चे हैं, राइट। तो उस केस में सोर्स ऑफ कॉपिंग विल मैटर। तो जब वो कॉपी करता है तो गेटिंग इट करेक्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ है। सो गिवन दैट ही हैज कॉपीड इट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट करेक्ट इज 1/2। ठीक है, अगर वो गेस करता है तो इन दैट केस गेटिंग इट करेक्ट विल बी व्हाट। तो उसके लिए आप देखें, द क्वेश्चन टाइप इज 1 और मोर ऑप्शन करेक्ट। अब बताओ कितने तरह से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है, क्योंकि 4 ऑप्शन हैं और वो अटेम्प्ट कर रहा है और 1 और मोर ऑप्शन आर करेक्ट। तो हो सकता है he can mark only one option, any one, foresee one way of attempting। और अगर वो तो 2 ऑप्शन को मार्क करना चाहता है तो foresee 2 ways में कर सकता है, क्योंकि गेस कर रहा है ना, तो टोटल पॉसिबल वेज ऑफ अटेम्प्टिंग इट foresee 3 और he may go for all। करेक्ट है बच्चा, इसका आंसर अगर हमने पढ़ा हुआ है ना, NC0 प्लस NC1 सो ऑन NCn 2 पावर n होता है एंड NC1 प्लस NC2 सो ऑन NCn 2 पावर n -1 होता है। अगर वो पता है तो आप डायरेक्टली लिखते हैं, अदरवाइज ये छोटे छोटे से वैल्यूज है, आप सम अप भी कर सकते हैं। तो ये आ जाता है 2 पावर n, n इज 4 -1 सो दैट इज 15। सो 15 वेज में इस क्वेश्चन को बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है अगर वो गेस कर रहा है, लेकिन इनमें से कोई एक ही होगा। अगर ए एंड बी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है और उसने ए एंड बी ही मार्क किया तभी तो उसको मार्क्स मिलेंगे। अगर उसने सी एंड डी मार्क कर दिया या ए एंड सी मार्क कर दिया उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। सो गेटिंग इट करेक्ट देयर इज ओनली 1 आउट ऑफ दोज 15, करेक्ट। सो प्रोबेबिलिटी इज 1/15, राइट। इसीलिए कहा जाता है 1 और मोर करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में गेस नहीं करना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट करेक्ट इज वेरी लेस, 1/15, राइट। और सिंगल करेक्ट होता है तो 1/4 आता है, उसमें एटलीस्ट परसेंटेज तो ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे हम गेस करने के बारे में सोच सकते हैं अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट। यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, क्लियर। अब पूरा सिचुएशन क्लियर है हमारे पास। नाउ वी आर सपोज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू इट, मतलब इस ब्रांच को हमें वे करना है विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल। अब आंसर बता दें, हियर इट इज 1/2 इंटू 1 अपॉन 1/2 इंटू 1, 1/6 इंटू हाफ, 1/3 इंटू 1/15। फाइन बेटा, सिंपल है, बिल्कुल समझना है और आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट देखें, ए रियल एस्टेट मैन हैज 10 मास्टर कीज टू ओपन सेवरल हाउसेस, ओनली 1 मास्टर की वर्क्स ऑन एनी लॉक। इस लाइन को बिल्कुल क्लियर कर लें। अब लेट्स सपोज आई हैव 10 मास्टर कीज एंड आई एम विजिटिंग ए पर्टिकुलर हाउस नंबर 30 लेट्स टेक, उसमें लॉक लगा हुआ है। तो ये नहीं कि ये 10 के 10 की उस लॉक पे वर्क करेंगे, नहीं, इन 10 में से कोई एक, एग्जैक्टली एक ही की है जो उस लॉक के लिए बनी है, ठीक है। सो एनी पर्टिकुलर लॉक कैन बी ओपन ओनली बाय 1 ऑफ दिस 10 कीज, एक से ज़्यादा की उस लॉक पे वर्क नहीं करेंगी, ठीक है।
and 40% of the houses in his possession are kept unlocked. 60% locked रहते हैं, 40% unlocked रहते हैं. While visiting a random house, he picked 4 keys. वो कहीं randomly किसी घर में जा रहा था तो वो randomly ही 4 की उठा के चला गया, कुछ ध्यान नहीं दिया कि उस डोर के लिए कौन सी की बनी है. ठीक है. And left. Given that he is able to enter the house, what is the probability that the door was locked, the house was locked. ठीक है. अब जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, हमें वहीं से हिंट मिल जाता है कि कौन कौन से रास्ते से ये चीज़ हो रही है. द हाउस कुड बी लॉक्ड और इट माइट बी अनलॉक्ड. ठीक. अगर वो लॉक्ड है तो उसको चाबी चाहिए होगी, और अगर वो अनलॉक्ड है तो डायरेक्टली अंदर चला जाएगा. एंड गिवन कंडीशन इज ही इज एबल टू एंटर द हाउस, ही इज एबल टू एंटर. तो अगर अनलॉक्ड है तो प्रोबेबिलिटी इज 1, और अगर लॉक्ड है और उसके पास चाबी है उस डोर की तभी वो एंटर कर पाएगा, अदरवाइज तो कर नहीं पाएगा. राइट. तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम लिखते हैं उससे पहले, प्रोबेबिलिटी दैट ए हाउस इज लॉक्ड, हाउस इज लॉक्ड. सो 40% ऑफ द हाउसेस आर अनलॉक्ड. सो 40/100 विच इज 4/10, 2/5, और ये हो गया 3/5. डन. अब अगर वो लॉक्ड है और वो घर के अंदर जा पा रहा है, दैट मीन्स ये जो 4 कीज उसने रैंडमली पिक की है, उन 4 की में उस डोर के लिए जो राइट मास्टर की था वो उसने पिक किया है. राइट. तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 10 में से कोई भी रैंडम 4 का सिलेक्शन हुआ, फाइन. लेकिन उस पर्टिकुलर डोर के लिए, जैसे हमारे पास 10 कीज आ दिया ना बच्चे, तो उस पर्टिकुलर डोर के लिए हो सकता है ये वाली की बनी है. अब वो घर के अंदर जा पा रहा है, इसका मतलब ही इज कैरिंग द राइट की. ठीक है. और उसने रैंडमली 4 कीज उठाई थी, तो ये राइट की उसके हाथ में है, इसका मतलब रिमेनिंग 9 में से कोई रैंडमली 3 और लिया था, तो 9C3. समझ गए. हमने सिलेक्शन में इस केस को पर्टिकुलरली डिस्कस किया हुआ है कि सिलेक्ट एनी आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स सच दैट वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड. सो n-1 R-1. हमने डिटेल में इसे डिस्कस किया था, इसे इंपॉर्टेंट केस ऑफ सिलेक्शन. ठीक है. अब हम इसे आंसर कर सकते हैं बच्चा. डिनोमिनेटर में आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी, न्यूमरेटर में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज लॉक्ड. सो आंसर इज 3/5 इनटू, हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है NCR n+1CR+1, इससे एक ज़्यादा, इससे एक ज़्यादा, तो इन दैट केस यहाँ रह जाएगा n+1 R+1. सो दिस इज R+1/n+1. ठीक. तो जो न्यूमरेटर में है ना, ये n+1 है, ये R+1 है, बस इन्हीं का रेशियो यहाँ पे रह जाता है, दैट इज 2/5. ठीक है. तो अब हम इसे लिखते हैं 2/5 अपॉन 3/5 इंटू 2/5 प्लस 2/5 इंटू 1 डायरेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट देखें बेटा. इट सेज ए मैन इज नोन ओके to speak the truth every 5 out of 8 times. He tossed 3 coins and reported exactly 2 heads. उसने कहा कि 3 कॉइन को जब टॉस किया तो exactly 2 हेड आए हैं. Then what is the probability that he actually got 2 head? तो कोई भी पर्सन है जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है, he either speaks the truth or does not speak the truth. He lies. He speaks the false. ठीक है. And he reported that he got 2 heads, 2 head 1 tail, क्योंकि 3 coins का डिस्कशन हो रहा है. फाइन. अगर ये चीज हो रहा है तो what is the probability that he actually got 2 heads? That means question is asking us to weigh this branch that he is speaking the truth and he got this, right? इस ब्रांच की हमें probability चाहिए with respect to the total. अब पूरी चीज देखें. Man is speaking the truth, that is 5/8. Here speaking the truth 5/8 and lying is 3/8. Given that he is speaking the truth, probability of getting this. तो बच्चा अगर हमारे पास 3 रिजल्ट है तो probability of getting 2 head and 1 tail, मतलब कोई 2 जगह पे H है और 1 जगह पे tail है. सिलेक्ट कर लो कौन सा वो जगह है जहाँ पे हमें हेड रखना है. लेट्स सपोज ये 2 जगह है एंड थर्ड प्लेस इज ऑटोमेटिकली बीइंग फिल्ड बाय ये टेल. ठीक. आउट ऑफ टोटल 2 into 2 into 2 that is 8, so it is 3/8. okay. now अगर वो झूठ बोल रहा है बट ही रिपोर्टेड दैट 2 head and 1 tail आया है, इसका मतलब एक्चुअली वो चीज़ नहीं आई है, क्योंकि झूठ बोलते हुए वो चीज़ कह रहा है. दैट मीन्स उसके अलावा कुछ और आया हुआ है. फाइन. तो प्रोबेबिलिटी विल बी 5/8.
8, राइट, क्योंकि गेटिंग दिस की प्रोबेबिलिटी ये है, तो नॉट गेटिंग दिस की प्रोबेबिलिटी 5/8 है. परफेक्ट. सो नाउ द आंसर इज 5/8 into 3/8 upon 5/8 into 3/8 plus 3/8 into 5/8. फाइन बेटा. नेक्स्ट देखें. A and B are two independent witnesses to a certain case. If their statements coincide, then what is the probability that both are speaking the truth? Probability of their speaking the truths are P and Q respectively. अब दो लोग हैं, कोई पर्टिकुलर क्राइम हुआ, कुछ हुआ, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये दो विटनेस थे, ठीक है, एंड दे आर टू इंडिपेंडेंट विटनेसेस. मतलब इसने क्या बोला वो इसे इफेक्ट नहीं करने वाला है, या ये क्या बोला वो उसे इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है. नाउ उनसे कुछ पूछा गया क्या ये से हुआ था, तो दोनों का स्टेटमेंट एक ही आया, राइट. इफ देयर स्टेटमेंट्स कोइंसाइड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर स्पीकिंग द ट्रूथ. अब स्टेटमेंट अगर कोइंसाइड किया है, हो सकता है बोथ आर स्पीकिंग द ट्रूथ या दोनों ही गलत बोल रहे हैं, राइट, क्योंकि उनका स्टेटमेंट कोइंसाइड किया है, मतलब सेम कहा है उन्होंने. Now question says, given that this has happened, what is the probability that both are speaking the truth? मतलब इस ब्रांच को हमें वे करना है with respect to the total. अब बताएं बेटा, A is speaking the truth, probability P है. If A is speaking the truth and B is also speaking the truth, A is not speaking the truth, B is not speaking the truth. So answer is PQ upon PQ plus 1 minus P into 1 minus Q. Fine. Next बेटा, random variable and probability distribution. तो पूरी चीज को एग्जाम्पल से समझेंगे तो कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती. वेरी सिंपल. देखिए, लेट मी टेक ए पेयर ऑफ कॉइन्स आर टॉस्ड. अब क्लियर है, पेयर ऑफ कॉइन अगर हमने टॉस किया तो जो सैंपल स्पेस आएगा वो टेल 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 हेड हेड टेल हेड हेड. करेक्ट. इसके आगे मैं कुछ लिखूं उससे पहले आप यहाँ देखना बच्चा, अगर मैं कोई फंक्शन ऑफ x लिखती हूँ टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड आई आस्क व्हाट इज f ऑफ 1, क्या करेंगे आप, राइट. तो उसी तरह से जो रैंडम वेरिएबल होता है, रैंडम वेरिएबल इज नथिंग बट ए फंक्शन. यहाँ हम फंक्शन का नाम नॉर्मली f देते हैं, यहाँ वो जो रैंडम वेरिएबल नाम का फंक्शन है उसे हम कैपिटल X लिखते हैं. अब फंक्शन के साथ एक इनपुट आता है, तो यहाँ पे भी एक इनपुट आता है, और वो जो इनपुट है यहाँ डोमेन में से आता है वो वैल्यू, और यहाँ सैंपल स्पेस में से वो वैल्यू आता है. जैसे अगर मैं कहूँ एच एच, ठीक है, इस तरह से एक एक इनपुट लिया जाएगा फ्रॉम द सैंपल स्पेस, और ये आउटपुट क्या देगा. तो कोई भी फंक्शन आउटपुट क्या देता है, जो क्वेश्चन उसके लिए असाइन करता है, जिस तरह से भी वो फंक्शन डिफाइंड होता है, एंड दैट वेरीज फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि फंक्शन क्या लिया जाएगा. उसी तरह से रैंडम वेरिएबल क्या कैलकुलेट करके देगा, ये क्योंकि एक फंक्शन है और फंक्शन क्या कैलकुलेट करेगा ये हमें क्वेश्चन बताएगा, ठीक है. तो लेट्स सपोज यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा रैंडम वेरिएबल इज नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स. तो रैंडम वेरिएबल हमें नहीं लेना होता है, जैसे कोई फंक्शन हम अपने आप से नहीं ले सकते, क्वेश्चन हमें बताता है. एग्जैक्टली उसी तरह से रैंडम वेरिएबल क्या कैलकुलेट करेगा, क्योंकि वो भी एक फंक्शन ही है, वो हमें क्वेश्चन बताएगा, ठीक है. अब नंबर ऑफ हेड्स हमने कंसिडर किया है, तो एक एक इनपुट हम लेंगे सैंपल स्पेस में से. एच एच नंबर ऑफ हेड्स, देन एच टी रिवर्स आ रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स, टी एच नंबर ऑफ हेड्स, एंड टी टी नंबर ऑफ हेड्स बेटा 0. तो इसे हम कहते हैं रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल. तो रेंज क्या आ गया 0 1 2, जैसे रेंज ऑफ ए फंक्शन होता है सेट ऑफ आउटपुट, एग्जैक्टली उसी तरह से, ठीक है. तो ये जो वैल्यूज क्रिएट हुए हैं ये रैंडम वेरिएबल के आउटपुट्स हैं. फाइन. नाउ नेक्स्ट थिंग, तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है, इट इज नथिंग बट ए फंक्शन व्हिच टेक्स इट्स इनपुट फ्रॉम द सैंपल स्पेस. फाइन. रेंज क्रिएट होता है,
नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। इसी क्वेश्चन में, इसी सिचुएशन में हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा सिचुएशन यही है, पेयर ऑफ कॉइन्स आर टॉस्ड, रैंडम वेरिएबल इज नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन ने पूछा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, तो हमारे लिए रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ हेड्स, आप इमीडिएटली उसका रेंज निकालेंगे। इस तरह से आपको निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेरी ऑब्वियस सिचुएशन। अगर हम पेयर ऑफ कॉइन को टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ हेड्स या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। तो उसके लिए हमें इस तरह से डिटेल में इस चार्ट बना के लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये हमेशा ही हमें क्लियर हो जाएगा। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल का आउटपुट 0 है, ठीक है। आउटपुट है, हम स्मॉल x से उसे डिनोट करेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x एज 1, रेंज में जो जो भी वैल्यू है ना, एक एक के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आप मेंशन करेंगे, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल, ठीक। तो बताएं 0, x इक्वल टू 0, x रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? नंबर ऑफ हेड्स। तो 0 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कहीं पे भी हेड नहीं आए, मतलब दोनों ही जगह पे टेल आया है, 1/4। एग्जैक्टली 1 हेड, दैट मीन्स हेड टेल, टेल हेड, दैट इज 2/4। x has 2 heads, that means HH 1/4, राइट। अब सही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है चेक करने के लिए जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, क्योंकि यहाँ पे हमने सारे पॉसिबिलिटीज लिखे हैं, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी 1। अगर ये 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट रहा है या कुछ ना कुछ यहाँ गलत हो रहा है, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज will be always 1 for complete probability distribution chart, fine है। next thing in this, probability distribution आ गया, आपसे पूछा जाएगा mean of the probability distribution, variance of the probability distribution and standard deviation, ठीक। mean का दूसरा नाम हम देते हैं expectation। हर चीज़ क्वेश्चन यूज करेगा तो आपको क्लियर होना चाहिए। expectation, mean को हम expectation भी कहते हैं, ठीक है। लिखने के तरीके ये सब अच्छे से समझ लें। जो मीन है उसे हम म्यू से भी डिनोट करते हैं, और हम एक्सपेक्टेशन ई ऑफ एक्स रैंडम वेरिएबल का नाम है, एंड इट सिंपली मीन्स xi pi समेशन, दैट्स इट। तो इस केस में अगर हम इसे कंप्लीट करें, यहाँ देखना ये है ना प्रोबेबिलिटीज, तो हम कुछ इस तरह से चार्ट बना लेते हैं xi pi। तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ xi 0, प्रोबेबिलिटी 1/4, 1 के लिए 2/4 एंड 2 के लिए 1/4। सो xi pi is what? 0 into 1/4, this is 2/4, this is 2/4, sum them up, we get 4/4 and that is 1, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन का वैल्यू जरूरी नहीं कि 0 से 1 के बीच में ही आए, कुछ भी आ सकता है, बी वेरी क्लियर, ठीक है। सेकेंड थिंग, हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, एंड वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। अब अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, देन दिस इज xi स्क्वायर pi माइनस एक्सपेक्टेशन, दैट इज xi pi, एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर है, ध्यान देना। और स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट में लिखा जाता है, और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट का प्रेजेंस नहीं होता, क्लियर। अब इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध्यान देना, वेरिएंस को मैं लिख रही हूँ, कैन आई राइट इट एज एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर xi स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ pi, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x है ना, ये मीन है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ x का स्क्वायर, पूरी का स्क्वायर, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना है तो इसका स्क्वायर रूट करते हुए लिखेंगे, परफेक्ट। सो दैट्स इट व्हेन इट कम्स टू रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़े से क्वेश्चन के फॉर्म में हम इसे एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद लास्ट टॉपिक विल बी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं। इट सेज फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ क्लब्स। किसका निकालना है? नंबर ऑफ क्लब्स का। तो बच्चा ये हो गया हमारे लिए रैंडम वेरिएबल, राइट, जो नाम हम इसके लिए यूज करते हैं, दैट इज x। पॉसिबिलिटीज क्या क्या होगी? 0, 1 और 2, करेक्ट। सो x की जो रेंज है 0, 1, 2। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x इक्वल टू 0, दैट मीन्स 52 में से हमने 2 कार्ड ड्रॉ किए, लेकिन उसमें से कोई भी क्लब नहीं है, और हमारे पास पैक ऑफ 52 कार्ड्स में 13 क्लब्स हैं एंड 39 नॉन क्लब कार्ड्स आ देयर, ठीक है। तो अगर 0 नंबर ऑफ क्लब्स
दैट हैव ऑकर्ड, दैट मीन्स क्लियर है, जो हमने 2 कार्ड पिक किए हैं वो दोनों ही नॉन क्लब है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 क्लब, सो 52C2, बट एक क्लब आया है, सो 13C1 into 39C1. Probability of X as 2, so that is 13C2, 52C2. फाइन बेटा, ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. आप अपने लिए क्विकली चेक भी कर लें कि ये जो सम है दैट मस्ट ऑलवेज कम आउट टू बी 1. तो इसे कंप्लीट करते हैं. 39 into 38/2, 52 into 51/2. ठीक, सो हम करते हैं 13 को कैंसिल, सो वी गेट 3 एंड 13, सो इट इज़ 4. 2 हो जाएगा कैंसिल, सो व्हाट वी गेट इज 19. बच्चा यहाँ से हम 3 को कर देते हैं कैंसिल, सो दिस इज 17, सो वी गेट 19/34. ठीक, उसी तरह से यहाँ पे 13 into 39 एंड दिस इज 52 into 51/2, सो ये आ गया बच्चा. दिस इज 4 एंड 2 हो गया कैंसिल. यहाँ से हम 3 को कर देते हैं कैंसिल, सो व्हाट वी विल गेट हियर इज 17 एंड 3 को किया है कैंसिल, सो 13 दैट वी लेफ्ट विथ. तो ये हुआ 13/34. आगे नेक्स्ट केस को देखते हैं. दिस इज 13 into 12/2, 52 into 51/2, सो दिस इज 4 एंड 4 यहाँ से कैंसिल हुआ, सो लेफ्ट विथ 3. 3 को भी कर देते हैं कैंसिल, सो 1/17 एंड इसे हम लिख देते हैं 2/34. एक जैसे रहेगा. ठीक, अब चेक कर लो बच्चा, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या आ रहा है. 19 + 2 दैट इज 21, 21 + 13 एंड दैट इज 34, सो 34/34 दैट इज 1. करेक्ट है ये. अब हमें सभी चीज़ फाइंड करना है, तो एक काम करते हैं, इस तरह से XI PI टेबल बना लेते हैं. दिस इज 0, 1 एंड 2. प्रोबेबिलिटीज आर 19/34, 13/34 और फाइनली हमें ऐड भी करना है, तो एक जैसे रहेगा तो ईजी रहेगा, तो हम 2/34 ही लिख लेते हैं. XI PI, दिस इज 0, 13/34 and this is 4/34. On adding 17/34, this cancels and we get 1/2. फाइन. अब हमें फाइंड करना है वेरिएंस. वेरिएंस के लिए हमें चाहिए होगा XI² PI, जो कि यहाँ पे है 0 एंड हियर इट इज़ 13/34 एंड दिस इज़ 4 into 2 दैट इज़ 8/34 एंड इनका जो सम है दैट कम्स आउट टू बी 21/34. ठीक है. नाउ वेरिएंस वी नो इज XI² PI का समेशन माइनस जो मीन आया है उसका स्क्वायर, उसको तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 1/2 का स्क्वायर. सो इट इज़ 21/34 माइनस 1/4. ठीक बच्चा, दिस इज़ 42 माइनस 17/68. फाइन बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. X भी नंबर ऑफ आवर्स ए पर्सन वर्क्स ऑन एनी रैंडम डे. X की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है. अब क्वेश्चन ने कह दिया कि जो प्रोबेबिलिटीज है दे आर 0.4 एंड 1, 2 एंड 3 के लिए लैम्डा x है एंड 4 एंड 5 के लिए लैम्डा 6 - x है, अदरवाइज इट इज 0. मतलब अदरवाइज का कोई चांस ही नहीं है, ये हो ही नहीं रहा है. एक तरह से क्वेश्चन यही कह रहा है कि 0% चांस, मतलब उसका ऑकरेंस है ही नहीं, जो कुछ भी हो रहा है इसी में से ही हो रहा है. एंड सबसे पहले यहाँ पे लैम्डा एज एन अननोन इन्वॉल्व है, तो लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना बनता है एंड वो निकलेगा कैसे, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज 1 से. ठीक है. सो x as 0 प्रोबेबिलिटी इज 0.4, x as 1, ये नहीं कि इसको ऐड कर रहे हैं बच्चा, x is 1 दिस इज लैम्डा, x is 2 2 लैम्डा, x is 3 3 लैम्डा, x is 4 यहाँ से कैलकुलेट होगा, 4 हमने रखा 2 लैम्डा, x is 5 दिस इज लैम्डा. सम देम अप, दिस शुड बी 1, इसे इधर शिफ्ट किया 0.6 एंड बच्चा दिस इज 3 लैम्डा 3 लैम्डा, सो 9 लैम्डा. 9 लैम्डा इज 0.6 जिसे हम 6/10 लिख देते हैं. सो लैम्डा इज, इसे किया हमने कैंसिल, सो 3/5, 3 हो गया कैंसिल, तो ये रह जाता है 1/15. फाइन. तो अब हमारे पास XI PI, XI के वैल्यूज़ 0, 1, 2, 3, 4, 5 है एंड इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है. 1 के लिए ये है लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू है 1/15 एंड 2 लैम्डा, सो 2/15, 3/15 एंड 4 के लिए ये है 2 लैम्डा, सो दैट इज 2/15 एंड 5 के लिए दिस इज लैम्डा, सो 1/15.
तो प्रोबेबिलिटीज है हमारे पास, xi के वैल्यूज है. सो नाउ xi pi, दिस इज 0, दिस इज 1/15, ये है 4/15, 9/15 एंड दिस इज 8/15 एंड 5/15. बच्चा इन सब को हम कर देते हैं सम अप, हमें मिल जाएगा मीन, जिसे हम एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं, राइट. सो दैट इज xi pi समेशन. सो डिनोमिनेटर में तो सभी के पास 15 ही है ना बेटा. सो 9 + 1 10 + 4 14, 14 + 8 22 + 5 27. सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं, 3 अगर हम डिवाइड करते हैं. क्लियर बेटा. नेक्स्ट देखें बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इस तीनों टॉपिक पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम करेंगे. ठीक है. बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे जाने से पहले हमें बर्नौलिस ट्रायल को समझना होगा. बर्नौलिस ट्रायल्स किसे कहते हैं? कोई भी एक्सपेरिमेंट जो इन 4 कंडीशन को फुलफिल करता है उन्हें हम कहते हैं बर्नौलिस ट्रायल्स. एंड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौलिस ट्रायल के केस में ही अप्लाई किया जा सकता है. ठीक है. सो फर्स्ट कंडीशन इज ट्रायल है, मतलब कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है. जैसे कि एक कॉइन को मैंने 10 टाइम्स टॉस किया, लेट्स टेक, तो मैंने रिपीट किया ना, एक बार टॉस किया, फिर सेकेंड टाइम, फिर थर्ड टाइम. ठीक है. उसी चीज़ को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं. सो वी आर कॉलिंग देम एज ट्रायल्स. सो देयर मस्ट बी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स. फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स, फर्स्ट रिक्वायरमेंट. Second, there must be only 2 outcomes in every trial. अब बात को समझना, अगर हम एक कॉइन को बार बार टॉस करें तो हमें पता है हेड आएगा या टेल आएगा, तो हर ट्रायल के पास सिर्फ 2 आउटकम है. लेकिन अगर हम एक डाइस को रोल करते हैं तो 1 से 6 तक में कोई भी नंबर आ सकता है. बात ये आती है, कैन वी कंसीडर रोलिंग ए डाइस टू बी केस ऑफ बर्नौलिस ट्रायल और नॉट? तो इस तरह से समझना, लेट्स सपोज क्वेश्चन इज डिस्कसिंग अबाउट नंबर ऑफ 6, तो विल कंसीडर getting a 6 to be success, not getting a 6 to be failure. So by that we can categorize it in terms of 2 outcomes. ठीक है. तो as it is नहीं देखना है कि 6 different outcomes are created or not created, जो भी situation है उसके अकॉर्डिंग सक्सेस फेलियर, इस तरह से हम 2 आउटकम है उसे सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कंडीशन आप देखें, एवरी ट्रायल must be independent of the other, must be independent of the other. क्या मतलब हुआ? जैसे हम एक कॉइन को बार बार टॉस करते हैं तो पहले क्या आया नहीं आया, इट विल नॉट अफेक्ट नेक्स्ट का रिजल्ट क्या आएगा, इंडिपेंडेंट ही तो हुए. और हमने ऑलरेडी समझा हुआ है कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट होते क्या है. ठीक है. फोर्थ, द probabilities of both the outcomes, क्योंकि अभी हमने देखा कि there must be only 2 outcomes, सक्सेस फेलियर, उस तरह से आप कर लें, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटीज है हर ट्रायल में सेम ही रहना चाहिए. सो बोथ द आउटकम्स मस्ट रिमेन द सेम. ठीक है. तो इन केस ऑफ रोलिंग ए डाइस रिपीटेटिवली वी कैन यूज, इन केस ऑफ टॉसिंग ए कॉइन रिपीटेटिवली वी कैन यूज, और पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स में से हम कार्ड्स को ड्रॉ कर रहे हैं विथ रिप्लेसमेंट, क्योंकि हर बार सैम्पल्स पे सेम ही बन जाए, वहाँ पे आप इसे यूज में ले सकते हैं. विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में आप नहीं कंसीडर कर सकते. ठीक है. अब देखते हैं कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है और बर्नौलिस ट्रायल में हम उसका यूज किस तरह से लेंगे. ठीक है. उसके लिए सिचुएशन के फॉर्म में देखते हैं. लेट मी टेक, आई टॉस ए कॉइन 10 टाइम्स. फाइन. कॉइन को हमने 10 टाइम्स टॉस किया, तो इस केस में 2 ही आउटकम आ रहे हैं, हेड टेल. सो गेटिंग ए हेड को हम सक्सेस मान लेते हैं, तो विल कंसीडर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, पी हम उसका नाम दे रहे हैं, जिसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कह रहे हैं. सो इन दिस केस, क्योंकि एक अनबायस्ड कॉइन है, 1/2 होगा, एंड Q दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, दैट मीन्स गेटिंग ए टेल, दैट इज 1/2. और हमें क्लियर है जो P + Q है दैट इज बाउंड टू बी 1, क्योंकि 2 ही आउटकम क्रिएट हो रहे हैं, तो दोनों मिलके कंप्लीट चीज़ें तो क्रिएट करेंगे. सो P + Q इज ऑलवेज 1. तो अगर हमें एक का वैल्यू पता है तो दूसरा हम इमीडिएटली क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. अब क्योंकि ये सिचुएशन बर्नौलिस ट्रायल में कवर होता है, तो यहाँ पे
जो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे दैट विल बी अंडर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसे कुछ इस तरह से लिखा जाता है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ नंबर ऑफ ट्रायल्स लिखा जाता है और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लिखा जाता है। माइंड इट, कभी आपको बी ब्रैकेट के अंदर कुछ मिले, दो चीज़ें लिखे हुए मिलेंगे, तो पहला चीज़ नंबर ऑफ ट्रायल्स को डिनोट करता है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को डिनोट करता है। ठीक है, तो आपके पास पी है तो आप क्यू निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्वेश्चन ऐसे भी लिखता है, हियर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एक्स इज द बाइनोमियल वेरिएट। बाइनोमियल वेरिएट, अगर हमें सिचुएशन नहीं गिवन है, कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने प्रोवाइड किया है, तो क्वेश्चन हमें बता देगा कि इन दिस केस एक्स मतलब जो रैंडम वेरिएबल है दैट इज ए बाइनोमियल वेरिएबल। तो आप कंसिडर करते हुए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ें। लेट्स टेक, इसी सिचुएशन में क्वेश्चन ने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 4 टाइम्स। ठीक, मैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे तो आऊँगी, लेकिन अगर हम इसे एज ए जनरल क्वेश्चन समझे ना, इसके बिगर यूज से अगर हम इसे करें तो किस तरह से करेंगे। हमारे पास 10 आउटकम्स है ना बच्चा, क्योंकि हमने 10 टाइम्स उसे टॉस किया, एंड 10 आउटकम मतलब सैम्पल स्पेस 2 पावर 10 हो गया, राइट। एंड वी वांट एग्जैक्टली 4 हेड्स, मतलब 4 हेड एंड 6 टेल। तो आप चूज करोगे कि कौन से 4 प्लेसेस पे हेड को रखना है, चूज कर लिया, और उस जगह को आप हेड से फिल कर देंगे एंड रिमेनिंग प्लेसेस को आप टेल से फिल कर देंगे। ये आ गया इसका आंसर। अब अगर हम इसे बाइनोमियल के एस्पेक्ट से सोचें तो किस तरह से होगा, यहाँ पे समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस एग्जैक्टली 4 टाइम्स। सो सक्सेस 4 टाइम्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का नाम हम पी देते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे आउट ऑफ n ट्रायल्स वी वांट r टाइम्स सक्सेस। तो आप चूज करेंगे which are successes, which are places that we want success, तो आप सिलेक्ट करेंगे उन प्लेसेस को, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p है, तो p is occurring r टाइम्स एंड फेल्योर इज ऑकरिंग एट द रिमेनिंग प्लेसेस। ठीक है, तो ये आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r, मतलब सक्सेस r टाइम्स। फाइन बेटा, तो इस केस में अगर हम आंसर लिखना चाहें इसी के हेल्प से वी कैन डायरेक्टली राइट डाउन, हमें कोई एनालिसिस की जरूरत नहीं है कि हमें 10 ट्रायल्स में से 4 टाइम्स सक्सेस चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/2, वो हमें 4 टाइम्स चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 1/2, हमें 6 टाइम्स चाहिए। क्लियर है। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, लेट मी टेक, वी हैव ए बायस्ड कॉइन। ठीक है, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इज 3/4, ओके, एंड 10 टाइम्स हमने टॉस किया, एंड वी वांट प्रोबेबिलिटी दैट द सक्सेस और हेड हैज ऑकर्ड एग्जैक्टली 6 टाइम्स। अब हमें क्लियर हो गया कि n का वैल्यू है 10, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1/4 है। 10 में से वी वांट 6 टाइम्स सक्सेस, तो p का प्रेजेंस 6 टाइम्स एंड q का प्रेजेंस 4 टाइम्स। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इसे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं। तो आप देखो, जो हम r टाइम्स सक्सेस की बात करते हैं, इज इन दैट q प्लस p होल पावर n के एक्सपांशन में, इसके एक्सपांशन में अगर आप r प्लस 1th टर्म की बात करो तो टर्म क्या आता है, n c r q पावर n माइनस r p पावर r, राइट। तो ये बाइनोमियल एक्सपांशन का जनरल टर्म ही तो हुआ ना, इसीलिए हम इसे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, और इसका ये जो जनरल टर्म है ये p प्लस क्यू होल पावर n के एक्सपांशन का नहीं है, q प्लस p होल पावर n के एक्सपांशन का है। फाइन बेटा, अब क्वेश्चन के फॉर्म में यूज करके देखते हैं। उससे पहले ये देखो, अगर हमने कॉइन को 10 टाइम्स टॉस किया है, मैं सेम ही सिचुएशन लेती हूँ, ये 3/4 है तो q 1/4 है। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ओके। इसका मतलब जो सक्सेस है वो 1 और मोर टाइम्स होना चाहिए। तो इस केस में अगर आप 1 और मोर की बात करेंगे तो एग्जैक्टली 1, x इज एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 4, इस तरह से इन्हें सम अप करना पड़ेगा कितने सारे केसेस। और दूसरा तरीका रिजेक्शन किसका करना पड़ेगा, x 0। ठीक है, तो दोनों तरह से आप आंसर लिखना, देखो 10 CR सक्सेस इज हैपनिंग r टाइम्स, फेल्यूर इज हैपनिंग 10 माइनस r टाइम्स, सम इट अप, r इज वेरिंग फ्रॉम 1 गोइंग अप टू 10। ठीक है, ये सीरीज के फॉर्म में आंसर आएगा। दूसरा तरीका ये है, 1 में से रिमूव कर दो जो हमें नहीं चाहिए, हमें x इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, सो दैट इज 10 C 0, 3/4 पावर 0, 1/4 पावर 10, मच बेटर। हमारे ऑप्शन भी इसी तरह से ही होंगे। ठीक है, अब एक लास्ट चीज़ देख लो, उसके बाद हम क्वेश्चन ही करेंगे, हमारा चैप्टर
ओवर हो गया। अगर बाइनोमियल वेरिएबल है और उसका हम मीन का डिस्कशन कर रहे होते हैं तो आपको डायरेक्टली लिखना है NP। आया कैसे? XI PI को सिंप्लीफाई करके ही आया है, ठीक है। बाइनोमियल सीरीज बन जाएगी, वहाँ से आप इसे डायरेक्टली फ्रेम कर सकते हैं। और जो वेरिएंस होता है दैट इज NPQ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी स्क्वायर रूट ऑफ NPQ, ठीक है। एक मोड का भी हम डिस्कशन करते हैं लेकिन वो क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे लिटिल लेटर, ठीक है। क्वेश्चन जब आएगा उस टाइम पे हम उसे कवर करेंगे, क्लैरिटी रहेगी। नेक्स्ट अब देखें क्वेश्चंस। इट सेज द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल वेरिएट x are 3 and 2 respectively. Find probability of x is 2, x is greater than or equal to 1, x is greater than 1 like that. तो सबसे पहले कुछ भी करने से पहले हमें n, p and q की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन ने मीन दे दिया हमें, दैट मीन्स NP दे दिया। बाइनोमियल वेरिएट के लिए हमने पढ़ा ना NP इज द मीन, NPQ इज द वेरिएंस। सो NPQ इज 2, दोनों को डिवाइड करते ही दिस इज 1 कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज 2। सो 1/2 करते ही हमें Q का पता चल जाएगा, या आप NP की जगह पे 3 यहाँ डायरेक्टली रिप्लेस कर दें। सो Q कम्स आउट टू बी 2/3। Q आ गया तो P इज़ 1 माइनस Q एंड P का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं सेकेंड में यहाँ पे। सो वी गेट N टू बी 9। सारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुका है बच्चा। अब x इक्वल टू 2 मतलब सक्सेस इज ऑकरिंग 2 टाइम्स आउट ऑफ 9 ट्रायल्स। सो 9C2 सक्सेस इज ट्वाइस एंड फेल्यूर इज रिमेनिंग। 9 में से 2 सक्सेस, 7 फेल्यूर्स, ठीक है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एटलीस्ट 1 सक्सेस। सो 1 माइनस 0 टाइम्स सक्सेस दैट इज 9C0, उसका वैल्यू 1 ही होता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऑल आर फेल्यूर, बस उतना सही लिखना है। डन। x इज ग्रेटर देन 1 मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो 1 में से हमें क्या क्या रिमूव कर देना है? 0 टाइम्स सक्सेस और सक्सेस एग्जैक्टली वंस। 9C1 2/3 मतलब फेल्यूर 8 टाइम्स, सक्सेस वंस। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखें, x भी है बाइनोमियल वेरिएबल, n दे दिया गया, p दे दिया गया, तो q का वैल्यू हमारे पास है। q इन दिस केस इज 1 माइनस p एंड दैट इज 1/3। फाइंड r फॉर व्हिच p x इक्वल टू r इज मैक्सिमम। ये जो r यहाँ पे आएगा ना, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये मैक्सिमम आएगा, उसे हम कहते हैं मोड फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यू ऑफ r, ठीक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं p x इक्वल टू r होगा क्या, दैट इज 100 C r 2/3 पावर r 1/3 पावर 100 माइनस r and we want to know that particular r for which this value is maximized। तो बच्चा बाइनोमियल थ्योरम में एक टॉपिक आता है दैट इज ग्रेटेस्ट टर्म। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपसे वही तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा r होगा जिसके लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन, अभी मैंने आपको बताया दैट इज q प्लस p होल पावर n। तो यहाँ पे है 1/3 प्लस 2/3 होल पावर 100 के एक्सपेंशन में लार्जेस्ट टर्म कौन सा है। वैसे हमने बाइनोमियल थ्योरम अभी किया नहीं है, तो देखो जब भी हमें लार्जेस्ट टर्म फाइंड करना होता है तो बहुत ही सिंपल वर्क ये गिवन है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, x को बाहर निकालते हैं और उस तरह से करते हैं। आपको कुछ भी वो करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज ही रहने दें। आप d कैलकुलेट कर लें, दैट इज n प्लस 1 मॉड y बाई मॉड x प्लस मॉड y, बस इतना सा करना है, ठीक है। अब d का वैल्यू हो सकता है कि इंटीजर आए, हो सकता है नॉन इंटीजर आए, राइट। तो अगर d एक इंटीजर आता है, इन दैट केस TD, टर्म d एंड टर्म d प्लस 1 आर द 2 न्यूमेरिकली लार्जेस्ट टर्म। और अगर d एक इंटीजर नहीं आता है, देन इन दैट केस t ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ d प्लस 1 इज द ओनली न्यूमेरिकली लार्जेस्ट टर्म, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि ये t r प्लस 1th प्लेस का टर्म होता है, ठीक है। प्लेस का जो वैल्यू होता है r से एक ज़्यादा होता है। तो अगर हमें r का वैल्यू फाइंड करना है तो इस केस में आप कहेंगे r इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ d, और इस केस में r आप कहेंगे d माइनस 1 और d, दो पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अब कंप्लीट करते हैं। इस केस में हमारे पास d आएगा आज 100 इंटू 2/3 अपॉन मॉड x प्लस मॉड y, इस केस में तो 1 ही है। सो 200/3 इट इज़ क्लियरली नॉट एन इंटीजर, तो उस केस में r विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 200/3 जो कि आ जाएगा 67। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस so that the probability of getting the sum of outcome are 7 on at least one toss is, okay, pair of dice rolled मतलब binomial variable है,
सम ऑफ आउटकम आज 7 को अगर हम सक्सेस कंसिडर करें तो पेयर ऑफ डाइस में 7 आए, सो 1 6 2 5 एंड सो ऑन 6 1. 6 possibilities are favorable out of 36. So 6 by 36 that is 1 by 6 and बचा Q is 5 by 6. ठीक, हमें चाहिए n का वैल्यू क्या आएगा, तो अभी हम n ही कंसिडर करते हुए आगे बढ़ते हैं. एंड क्वेश्चन ने कहा एटलीस्ट 1 टॉस में सक्सेस आए उसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0.9 है. परफेक्ट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. वी नो दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टाइम्स सक्सेस, मतलब ऑल ऑफ फेलियर. All failure means 5 by 6 power 10 and question says this is greater than 0.9. इसे करते हैं इधर shift, so we get 0.1 is 5 by 6 whole power 10. ठीक, और हमें इसका वैल्यू क्वेश्चन ने दे दिया है, तो एक काम करते हैं इसका रेसिप्रोकली ले लेते हैं क्योंकि उसके बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, और आप एज इट इज भी लिख सकते हैं लॉग दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं है. अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं ना तो साइन वुड गेट रिवर्स एंड 0.1 का रेसिप्रोकल 10 है. डन. अब हम दोनों तरफ log टू द बेस 10 इंट्रोड्यूस करेंगे एंड बेस 10 1 से बड़ा बेस है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो मोर द वैल्यू मोर विल बेस आउटकम. फाइन बेटा, ये हो गया. n को हमने कर दिया बाहर शिफ्ट, सो दिस इज 1 ग्रेटर देन n टाइम्स ऑफ log 6 by 5 बेस 10. बच्चा इसका वैल्यू क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ है 0.08, सो कैन वी से n इज greater than 1 by 0.08, n is greater than 100 by 8, so n is greater than, इसे हम कर देते हैं सिंप्लीफाई, तो 25 by 2, this is 12.5 and n जो कुछ भी एक नेचुरल नंबर ही आना है 12.5 से बड़ा, so minimum possibility of it is 13, right? मिनिमम वैल्यू की हम बात कर रहे हैं. 13 ऑनवर्ड्स हर एक के लिए ये होल्ड करेगा. ठीक है, नेक्स्ट बेटा. It says a bag contains 6 balls. 2 balls are drawn from it at random and both are found to be black. The probability that the bag contains at least 5 black balls. Both are found to be black. Then probability that it contains at least 5 black balls. Base theorem पे जा रहा है ध्यान. तो immediately हम कहेंगे कि हमारे पास जो बैग में 6 balls है and number of balls का discussion हो रहा है, तो categorize कर लेते हैं. हो सकता है उसके पास 0 ब्लैक रहे हो, 6 नॉन ब्लैक्स आर देयर, हो सकता है 1 ब्लैक रहा हो सकता है 2 ब्लैक, 3 ब्लैक, 4, 5 और 6. करेक्ट, ये टोटल पॉसिबिलिटीज हैं. अब इसमें से क्वेश्चन ने कहा वी हैव ड्रॉन 2 balls आर ड्रॉन एंड बोथ आर फाउंड टू बी ब्लैक. तो इस केस में 2 ब्लैक की प्रोबेबिलिटी तो 0 होगी क्योंकि 2 ब्लैक तो है ही नहीं. इस केस में क्योंकि 2 ब्लैक है एंड 4 नॉन ब्लैक कार्ड्स आर देयर. ठीक है, सो 2c2 अपॉन 6c2. ठीक, और यहाँ पे 3c2 अपॉन 6c2, 4c2 अपॉन 6c2, 5c2 अपॉन 6c2, 6c2 अपॉन 6c2. करेक्ट, ये आ गया हमारा कंप्लीट चार्ट. यहाँ पे अब प्रोबेबिलिटीज को भी लिख लेते हैं. टोटल 7 पार्ट्स आ दिया, इक्वली लाइकली है, तो 1 by 7, 1 by 7, 1 by 7 सभी की 1 by 7 ही है. नाउ गिवन दैट दिस इज हैपनिंग, मतलब ये पूरा चीज डिनोमिनेटर में आएगा. प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज एटलीस्ट 5 ब्लैक बॉल्स, मतलब हमें अब 2 ब्रांचेस का सम को न्यूमरेटर में रखना है, ये हमारे लिए फेवरेबल ब्रांचेस है. तो अब इसको आंसर करते हैं बेटा. 1 by 7 इंटू 5c2 by 6c2 plus 1 by 7 into 62 by 62, that is 1 as it is लिख देते हैं. and 1 by 7 सभी के पास होगा, कॉमन लेके आप पहले ही कैंसिल भी कर सकते हो. जब सभी के पास सेम प्रोबेबिलिटी होता है ना, इक्वली लाइकली होता है, तो उस वैल्यू को आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, कैंसिल ही हो जाना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से. तो यहाँ आ गया 0 0, देन 2c2 प्लस सभी के डिनोमिनेटर में 6c2 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 3c2, 4c2, 5c2, 6c2 अपॉन 6c2. परफेक्ट. अब बच्चा ये सीरीज तो हमने सबने पढ़ा हुआ है ना, इसका वैल्यू क्या आता है, 2c2 से स्टार्ट हुआ है. हमने एनसीआर की प्रॉपर्टीज में इस सीरीज को कवर किया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट. 6 में एक ऐड कर देते हैं, 2 में एक ऐड कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाता है 5c2, 6c2, 7c3 अपॉन 6c2. करेक्ट, यहाँ पे 1 भी है, बिल्कुल ध्यान देना. सो कैन आई राइट दिस टू बी 5c2 प्लस 6c2 अपॉन, ये जो 6c2 है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया. अब बस इसका वैल्यू निकाल के आंसर कर देते हैं. 5c2 बचा 10 होता है,
और 6c2 6 into 5 by 2 that is 15 and 7c3 7 into 6 into 5 by 3 factorial so 35 so 25 by 35 5 हो गया cancel so we are left with 5 by 7 clear. Next beta, it says a coin is biased so that head is 3 times as likely to occur as tail. This coin is tossed until a head or 3 tails occur. If x denotes the number of tosses of the coin, then mean of x is. ध्यान देना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 3 टाइम्स लाइकली टू ऑकर एज दैट ऑफ टेल. तो अगर मैं टेल की प्रोबेबिलिटी को x कंसिडर करूँ तो ये 3x है एंड दोनों का सम 4x है जो कि 1 होना चाहिए. तो x इज 1/4 एंड दिस इज 3/4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर मैं p कंसिडर करूँ टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड एंड q इज 1/4. ठीक है, हमें इसे तब तक टॉस करना है जब तक या तो हेड नहीं आ जाता या 3 टेल ऑकर नहीं कर जाता है. तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है. या तो फर्स्ट में ये स्टॉप हो जाए, या तो अगर फर्स्ट में हेड नहीं आया तो टेल आएगा, उसके बाद हेड आ जाए तब ये स्टॉप हो जाएगा. और हो सकता है सेकंड में भी हेड नहीं आया, 2 टेल, उसके बाद हेड आ जाए, ये स्टॉप हो जाएगा. और अगर वहाँ पे हेड नहीं आया तो टेल आएगा, तब भी ये स्टॉप हो जाएगा क्योंकि 3 टेल पे भी ये स्टॉप हो जाना है. नाउ इट सेज इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ द कॉइन. सो नंबर ऑफ टॉसेस या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 हो गया. ठीक, देन मीन ऑफ x इमीडिएटली ऐसे हम चार्ट बना लेते हैं. सो नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड हमारे पास है 3/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल एंड देन हेड दैट इज 1/4 इंटू 3/4 एंड 3 के लिए इन दोनों का हमें सम लिखना है. तो टेल टेल एंड हेड दैट इज 1/4 स्क्वायर इंटू 3/4 और 1/4 का क्यूब. फाइन, अब हमें मीन चाहिए. मीन इज xi/pi. सो xi/pi दिस इज 3/4. यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 6/16. तो अगर हम 2 को कर दें कैंसिल तो ये है 3/8 एंड इसे हम पहले कर लेते हैं सम अप. सो 3 + 1 4, 4/4 क्यूब, एक 4 हो गया कैंसिल. सो 1/16 इंटू 3, 3/16. लेट्स जस्ट सम इट अप. सो उसके लिए इसे कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 12/16. और इसे कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई और ये 3/16 तो है ही, तो डिनोमिनेटर में आ गया 16. सो 3 + 6 9 + 12 21. सो 21/16. ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. इट सेज ए फेयर n faces die is rolled until a number less than n appears. अब डाइस की बात हो रही है तो जो फेसेस है 1 2 3 4 so on अप टू n नंबरिंग होगी. ठीक है, कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब यही अंडरस्टूड है. जैसे 6 फेस वाली डाइस में 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स होते हैं ना, तो गेटिंग ए नंबर लेस देन n को सक्सेस कंसिडर किया गया है. तो बच्चा एक ही केस रह गया ना जिसे हम फेलियर मानेंगे, दैट इज गेटिंग द नंबर एज n. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं q इज गेटिंग नंबर n जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/n एंड सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हुई ये. ठीक है, आगे बढ़ें. इट सेज मीन ऑफ नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड इज n/9. ओके, और हमें पता है मीन इज xi/pi. ठीक है, अब n ग्रेटर देन 1 है जो कि अंडरस्टूड है, एक फेस की कोई डाइस तो होती नहीं है. ठीक है, अब मीन पे चलते हैं स्ट्रेट अवे. मीन वी नो इट इज xi/pi. नाउ टेल मी नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड. हो सकता है वो एक ही टॉस हो, xi का वैल्यू 1 हो, तो 1 टॉस में ही सक्सेस आ जाए, इसका मतलब n-1/n. अब हो सकता है 2 में सक्सेस आए, इसका मतलब जो सेकंड वाला हो वहाँ पे सक्सेस आए और यहाँ पे फेलियर आए. और अगर थर्ड की बात करें तो यहाँ पे सक्सेस आना चाहिए, बाकी जगह पे, क्योंकि जैसे ही सक्सेस आएगा वी विल स्टॉप देयर. ठीक, सो इट कुड बी फेलियर एंड देन ए सक्सेस, और इट कुड बी फेलियर एंड देन ए सक्सेस. राइट, तो ये तो वैल्यूज ऑफ पी है ना बच्चा, हमें तो xi/pi चाहिए. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टॉसेस है वो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है. पैटर्न समझ आ गया. इज इट एन इनफाइनाइट AGP? यस. तो अगर मैं n-1/n को कॉमन ले लेती हूँ, डू वी गेट 1 + 2/n + 3/n² एंड सो ऑन. और हमने 1 + 2x + 3x² इसके लिए याद रखा है क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट यूज में आता है, तो मैंने आपको कहा था रिमेंबर दिस. तो यहाँ x की जगह पे बस हमें 1/n ही तो पुट करना है. सो दिस इज n-1/n, 1/1 - 1/n का स्क्वायर. करेक्ट, एंड क्वेश्चन ने कहा है दैट इज n/9. इसे कर लेते हैं सिंप्लीफाई. तो n इन द डिनोमिनेटर यहाँ पे LCM में आ जाएगा एंड स्क्वायर के फॉर्म में उसे हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे.
तो ये रह गया, राइट बेटा। दिस इज n बाई 9, तो एक n यहाँ कैंसिल हुआ, दूसरा n यहाँ से कैंसिल हो गया, एक यहाँ कैंसिल हो गया, तो n माइनस 1 इज़ 9, वैल्यू ऑफ n इज़ 10। ठीक बेटा, तो इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आने वाली, थोड़ा सा पीएनसी चाहिए वो आप अच्छे से कर लें, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है बेटा, अब हम इससे यहीं पे क्लोज करते हैं और फिर इसके बाद हम PYQs करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है बेटा।